बच्चों मैं पिछले सेशन में आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि धातु और अधातु, तो मैंने धातु और अधातु के भौतिक गुण तो आपको अलग अलग क्लियर करवा दिए थे और हम चल रहे थे धातुओं के रासायनिक गुण पे। और कहां तक हमारा हमने पढ़ लिया था, हम कल हमने छोड़ा था कि धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया, 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 यहां से यहां पर हमने पूरा किया था। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा एक बार रिवाइज कर लूं। कल हमने जो चीजें आपसे बोली थी, मैंने धातुओं का मैंने ऑक्सीजन से या वायु से अभिक्रिया का बताई थी आपको, पानी से अभिक्रिया बताई थी आपको, है ना। और इसमें कुछ तार्किक बातें मैंने करी थी कि एक चीज तो मैंने जो प्रश्न बन सकते हैं इसमें, एक प्रश्न तो ये बनता बच्चों कि सोडियम को हम जो है केरोसिन ऑयल में क्यों डुबो के रखते हैं। दूसरा प्रश्न ये बन रहा था कि सोडियम को अगर हम सोडियम का छोटा सा टुकड़ा भी अगर पानी में डालें तो उसमें क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। और तीसरा प्रश्न जो बना था, वो तीसरा प्रश्न ये बना था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो धातुएं हैं वो पानी में क्या होने लग जाती हैं, तैरने लग जाती हैं। ये तीन प्रश्न बन सकते हैं इससे, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो मैं चाहूंगा इसको मैं आपको एक एक करके एक बार फिर रिवाइज कर लूं कि जो आप अच्छे ढंग से इसको समझ लें। पहली चीज थी कि इसको हम जो है केरोसिन ऑयल में क्यों भिगो के रखते हैं सोडियम पोटेशियम धातु को। तो देखो इसका आंसर था कि वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती है और वायु के संपर्क में आते ही तुरंत क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है। इसलिए कि वो सीधे वायु के संपर्क में ना आए, इसलिए किसमें डुबोया जाता है उसको, केरोसिन ऑयल में। दूसरा प्रश्न था कि विस्फोट क्यों होता। कल भी मैंने बात की थी, मैंने कहा था, देखो इससे हटके मैं बात कर रहा हूं, जब मैंने कहा था कि हम सोडियम धातु की पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये बनता है, देखो NaOH प्लस H2 और प्लस क्या निकलता था बेटा, इसमें ऊर्जा, एनर्जी निकलती थी। ये बात हुई थी। अब हमने कहा था कि जो ये ऊर्जा निकलती है, ये ऊर्जा क्या करते, देखो ये हाइड्रोजन गैस जो हमारे पास है, ये हाइड्रोजन गैस, कल भी मैंने एक बात और कही थी कि अगर इस ढंग का एरो का निशान है तो इसका मतलब यहां पे क्या निकल रही है, गैस निकल रही है। तो जो ये हाइड्रोजन गैस, और हमको पता बच्चों कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों जलने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। तो होता क्या है कि जैसे ये ऊर्जा निकलती है, ये ऊर्जा इस हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती है, जला देती है, और ये क्या होने लग जाता है इसमें, इस कारण क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया ये भी अब। और एक चीज और हमने कही थी कि सोडियम और मैग्नीशियम धातु, सोडियम और मैग्नीशियम धातु क्या होती है, पानी में तैरने लगती। तो देखो वहां भी वही स्थिति, माना मैं बात कर रहा हूं, देखो हमने कैल्शियम धातु की अगर हम किसकी अभिक्रिया करवाएं, H2O से, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और क्या निकलेगी इससे, H2 गैस निकलेगी। क्या निकलेगी इससे, H2 गैस निकलेगी इससे H2 गैस निकलेगी। अब देखो बच्चों, अब होता क्या है कि ये जो H2 गैस है, ये क्या होती है, बहुत हल्की होती है। आपको पता है हाइड्रोजन गैस क्या होती है, सबसे हल्की गैस होती है। तो ये हाइड्रोजन गैस इसकी सतह पर आ जाती है, इसकी क्या आ जाती है, इसकी सतह पर इसकी सतह पर चिपक जाती है, चारों तरफ आ जाती है, बुलबुले इसके जो है इसकी सतह पर लग जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ये क्या हो जाती है, हाइड्रोजन गैस हल्की है, तो ये इन धातुओं को क्या करती है, पानी में तैरने के लिए सहायक होती है। अब कल हमने बात की थी कि धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया, और कई बार मैंने देखा है कि ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि क्या होता है अगर धातु अम्लों से अभिक्रिया करें। तो एक जनरल चीज याद रखना कि धातुएं अगर पानी से और जल से अभिक्रिया करती हैं तो हमेशा H2 गैस क्या करती है, H2 गैस प्राप्त होती है, हमें से H2 गैस निकलती है। ठीक हो गया बच्चों। तो हम अब बात कर रहे हैं कि धातु, मैंने कल यहां पर छोड़ा था कि धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया, तो अब हम धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं। देखो तो माना मैं पहली धातु ले रहा हूं, ये कौन सी धातु है, Fe, आयरन, या इसको लोहा भी कहते हैं हम, आयरन। ठीक हो गया। इस आयरन की अभिक्रिया अगर हम HCl से कराएं, ट्वाइस HCl, तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखो FeCl2 प्लस H2, और ये क्या निकलती है, H2 गैस निकलती है। H2 क्या निकलती है, गैस निकलती है। तो देखो हमने यहां पर आयरन जो हमारे पास धातु थी, इस धातु की अभिक्रिया किससे करवाई, अम्लों से करवाई। तो क्या मिला हमको, फेरिक क्लोराइड
आयरन, इसको हम कह सकते हैं आयरन क्लोराइड, और क्या मिला हमको, हाइड्रोजन गैस मिली। या इसी की अभिक्रिया अगर हम एल्युमिनियम से करवाएं, किससे करवाएं, एल्युमिनियम से करवाएं, तो देखो ट्वाइस Al प्लस 6HCl, ये बनाएगा बच्चों AlCl3 प्लस H2, और क्या निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। क्या निकलेगी इसमें, H2 गैस। इसको बैलेंस करेंगे तो ये इस ढंग से हो जाएगा, ट्वाइस AlCl3 और H2। तो यहां तक मैंने कल आपको क्लियर कर दिया था, मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसको घर में रिवाइज किया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक है धातुओं का, कल भी मैंने एक बार फिर से, और एक बार मैं फिर से लिख देना चाहता हूं धातुएं, जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ये धातुओं का क्रियाशीलता का घटता क्रम है। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, और मैंने कहा था हाइड्रोजन, प्लस इसके बाद कॉपर, मरकरी, चांदी, और Au गोल्ड। हमने कहा था कि ये वैसे हम H क्या है, कल भी बात हुई थी, H वैसे अधातु है, लेकिन इसकी दो सिचुएशन बताई। मैंने कहा ये H पॉजिटिव आयन बनाता है तो तब ये धातु के समान व्यवहार करेगा, और अगर ये क्या करता है, H माइनस आयन बनाता है तो तब ये किसके समान व्यवहार करेगा, अधातु के समान। जब इस ढंग का व्यवहार करेगा, H पॉजिटिव आयन देगा, तो तब ये किसके समान व्यवहार करेगा, धातु के समान व्यवहार करेगा। किसके समान व्यवहार करेगा, धातु के समान। और जब ये H माइनस आयन बनाएगा, किसके समान व्यवहार करेगा, ये अधातु के समान। ठीक हो गया। और मुझे ये भी क्लियर कर दूं आपको कि हाइड्रोजन की स्थिति अभी भी आवर्त सारणी में निश्चित नहीं है, इसको पहला स्थान दिया गया है। समझ लो बच्चों ना, कि इसको पहले आवर्त में स्थान दिया गया, पहले समूह में स्थान दिया गया। इसको कहां स्थान दिया गया, पहला स्थान दिया गया। और ये देखो दो प्रकार से, हाइड्रोजन प्लस समूह एक की धातुओं के समान व्यवहार करता है, और अगर H माइनस करे तो समूह सातवें समूह के समान तत्वों के समान व्यवहार करता है। तो अगर ये सातवें समूह के समान व्यवहार करेगा तभी अधातु है, और अगर ये पहले समूह के समान व्यवहार करेगा, जहां धातुओं के साथ इसको रखा गया है, तो ये किसके समान व्यवहार करेगा, धातु के साथ व्यवहार करेगा। अब इसके बाद अगली जो अभिक्रिया है हमारे पास, और ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसमें इससे भी कई प्रकार के तार्किक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब है अन्य लवणों से अभिक्रिया, किसकी, धातुओं की अन्य लवणों से अभिक्रिया। और कल मैंने बात करी थी, मैंने कहा अम्ल, क्षार और लवण की बात मैंने आपसे की थी, और कहा भी था कि जब अम्ल H पॉजिटिव आयन, क्षार OH नेगेटिव आयन, और लवण क्या कहा था हमने कि H और पॉजिटिव आयन तो बनेंगे उसमें, लेकिन वो H पॉजिटिव और OH माइनस आयन नहीं होगा। अच्छा, अभी कल एक बात शायद मुझे लग रहा है मैं आपको क्लियर, ये जो हमारी ये श्रेणी बनी है धातुओं की श्रेणी, इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हमको कहते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। क्या कहते हैं हम इसको, सक्रियता श्रेणी। और कल भी मैंने इस पे बात की थी कि जो ये धातुएं हैं, ये क्या होती हैं, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं। कैसी होती हैं, अत्यधिक क्रियाशील। ये कैसी धातुएं होती हैं, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं। और ये धातुएं जो थी, जो यहां तक की बात की थी मैंने, पीवी तक, ये कैसी धातुएं होती हैं, मध्यम क्रियाशील होती हैं। ये कैसी होती हैं, मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं। और ये हमारे पास जो कॉपर से और Au तक है, ये क्या होती हैं, बहुत न्यून क्रियाशील धातुएं होती हैं। कैसी होती हैं ये, न्यून, बहुत कम क्रियाशील, न्यून क्रियाशील, ये क्रियाशीलता बहुत कम दिखाती है। इस प्रकार से इसका मैंने कल भी आपको क्लियर किया था, और आज मुझे लगता है कि अब इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। अब अन्य लवणों से अभिक्रिया, किसकी, धातुओं की जो है अन्य लवणों से अभिक्रिया क्या क्या होती है। तो देखो, माना मैं ले रहा हूं CuSO4, इसको कहते हैं हम कॉपर सल्फेट। अब देखो, अब इसको देखो बच्चों, ये कॉपर सल्फेट। अब इसको मैं लवण, पहली चीज समझो कि इसको मैं लवण क्यों कह रहा हूं। अब क्यों कह रहा हूं मैं इसको लवण,
इसमें देखो दो प्रकार के आयन बन रहे हैं, Cu पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। धन और ऋण आयन तो बन रहे हैं, लेकिन वो H पॉजिटिव और OH ऋण आयन नहीं है। तो इस प्रकार के यौगिकों को हम कैसे यौगिक कहते हैं? लवण। इस प्रकार के यौगिकों को कैसे यौगिक कहते हैं? लवण कहते हैं। अब देखो, अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि कॉपर सल्फेट की अगर हम जो है Fe से अभिक्रिया करवाएं, किससे अभिक्रिया करवाएं? इसकी Fe से अभिक्रिया करवाएं, तो ये बनाता है देखो FeSO4 प्लस Cu धातु हमें क्या होती है? इसमें मुक्त होती है। लेकिन अगर इस पे एक प्रश्न आपसे पूछूं कि क्या कारण है कि अगर हम Fe को, आयरन को अगर कॉपर सल्फेट विलयन में प्रभावित करते हैं, तो ये कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है। लेकिन अगर हम कॉपर की अभिक्रिया आयरन सल्फेट से करें, तो ये अभिक्रिया इसी ढंग से होती है। वैसे अगर हो इसमें FeSO4 प्लस Cu यही रहती, मतलब इसमें हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया होती ही नहीं है। ऐसा क्यों? यह अभिक्रिया होती ही नहीं है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, यहां पर देखा हमने, जब हमने दूसरे एग्जाम्पल में एक और दूं, माना मैं यहीं पर बात करूं कि Zn की अभिक्रिया में अगर FeSO4 से कराऊं, तो ये बन जाता है ZnSO4 प्लस Fe। यहां से आयरन Fe धातु क्या हो जाती है? निष्कासित हो जाती है। ऐसी जो यहां पर Fe धातु है, ये निष्कासित हो जाती है। लेकिन यही अभिक्रिया अगर इस ढंग से हो Fe प्लस ZnSO4, तो ये अभिक्रिया संभव नहीं है। या हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि जो आयरन है, ये जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को प्रतिस्थापित नहीं करती है। क्यों? तो अब इसको समझेंगे बच्चों हम। देखो क्यों ऐसा होता है। ये मैंने 3 प्रकार की धातुएं बताई आपको। यहां पर देख लीजिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा इसमें समझने की जरूरत है हमको। ये मैंने आपको धातुएं बताई कि यहां तक हमारे पास अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, ये मंद क्रियाशील धातुएं हैं, और ये बिल्कुल जो कि बहुत कम क्रियाशील या नगण्य क्रियाशील धातुएं हैं। अब देखो, मैं कह रहा हूं ये धातुओं का घटता हुआ क्रम है। यहां देख लीजिए, ये बहुत सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है, और जब यहां सोने की बात कर रहे हैं, Au गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो होता क्या है, अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर देती है। देखो क्या कह रहा हूं मैं, अधिक क्रियाशील धातु। यहां पर देख लो, समझ भी लो, मैं कह रहा हूं कि अधिक क्रियाशील धातु, जो अधिक क्रियाशील धातु है, जो अधिक क्रियाशील धातु है, ये क्या करती है? अपने से कम क्रियाशील धातु को, कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। या इसको हम एक प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। कम क्रियाशील धातु को विलयन से विस्थापित कर देती है, विलयन से विस्थापित कर देती है। अब देखो, यहां पर मैं इसी का एग्जाम्पल ले रहा हूं, इन दोनों का एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूं आपको कि जब हमने आयरन की अभिक्रिया CuSO4 विलयन से कराई, तो इसने कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित करता। तो देखो बच्चों, यहां पर ये है Fe और ये है Cu, देख रहे हैं आप लोग? तो इन दोनों में कौन से ज्यादा क्रियाशील है? ये देखो, ये अधिक क्रियाशील है। और जो Cu की बात कर रहे हैं हम, ये कैसे? ये देखो, इसको और जरा समझ लो, ज्यादा क्लियर होगा। और जब हम Cu की बात कर रहे हैं, तो ये कैसी क्रियाशील है? कम क्रियाशील धातु है। ये जो है कम क्रियाशील धातु है, और ये अधिक क्रियाशील धातु है। यहां पर कौन? Fe। तो देखो, जब हम कह भी रहे ना कि जो अधिक क्रियाशील धातु है, ये अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर मैं जब बात कर रहा हूं Cu की, तो ये Cu कम क्रियाशील है, किससे? Fe से। ठीक हो गया? जो ये कॉपर है, ये कॉपर कम क्रियाशील है Fe से। तो ये यहां से Cu को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। ये Cu को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। ठीक हो गया? लेकिन इस केस में देखो, यहां पर जब मैं ये Cu की बात कर रहा हूं, तो यहां देख लीजिए, ये Cu कम क्रियाशील धातु है, किससे? Fe से। तो ये इसको विस्थापित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हम इसका आधार देंगे, क्योंकि जो हमारे पास आयरन है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए ये इसको विस्थापित नहीं करता है। और यहां पर यही केस देखिए, यहां पर भी देखिए आप लोग, ये Zn, तो यहां पर देखिए Zn ये है हमारे पास, यहां पर है Zn, और
Fe है हमारे पास, यहां देख रहे हैं आप दोनों लोग। तो देखो ये Zn Fe से क्या है, अधिक क्रियाशील है, ठीक हो गया, और Fe क्या है, कम क्रियाशील है। तो जब हमने Zn की FeSO4 से अभिक्रिया करवाई तो Zn अधिक क्रियाशील होने के कारण, Zn जो है अधिक क्रियाशील होने के कारण Fe को उसके विलयन से विस्थापित कर दे रहा है। लेकिन अगर हम Fe की अभिक्रिया ZnSO4 से करवाएंगे तो ये उसको उसके विलयन से प्रतिस्थापित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि Fe क्या है, कम क्रियाशील है, किससे, जिंक से। तो ठीक हो गया। तो एक लास्ट सार में ये समझ लो कि अधिक क्रियाशील धातु, कभी कभी पूछा जाता है बेटा इस दिन का प्रश्न कि क्या यह अभिक्रिया संभव है या यह अभिक्रिया संभव नहीं है, या क्या इस ढंग से लिखा जा, इस ढंग से आ सकता प्रश्न कि क्या CuSO4 विलयन से Fe Cu को विस्थापित कर सकता है, और अगर कर सकता है तो क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम कि हाँ कर सकता है। और क्यों कर सकता है? क्योंकि Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu। जो आयरन है वो कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए वो उसको प्रतिस्थापित कर देगी। लेकिन कॉपर FeSO4 विलयन से FeSO4 को प्रतिस्थापित नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि Cu जो है लेस रिएक्टिव देन Fe। ठीक हो गया। अब चलो बच्चों, अब इसका अंतिम कैरेक्टर है, अंतिम लक्षण जो इसका है उस पर भी अब चर्चा कर लेते हैं। अंतिम लक्षण है इसका धातु और अधातु की अभिक्रिया। और ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आप इंपॉर्टेंट है उसको समझा भी दूंगा। इसमें धातु एवं अधातु की अभिक्रिया, धातु एवं अधातु की अभिक्रिया, धातु एवं अधातु की अभिक्रिया। अब देखो छोटा जनरल सी चीज समझ लो कि हमेशा धातु और अधातु की अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं, देखो धातु प्लस अधातु की अगर हम अभिक्रिया करवाएं तो हमेशा हमको क्या मिलते हैं, आयनिक लवण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? आयनिक लवण मिलते हैं, या आयनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। आयनिक लवण या आयनिक यौगिक प्राप्त होते हैं, लवण प्राप्त होते हैं या आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक हमको क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो देखो यहीं पर मैं एक उदाहरण आपको दूं। माना हमने Na सोडियम, हमारे पास क्या है, धातु है, और इसकी अभिक्रिया किससे करवाई हमने, Cl से करवाई। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिल गया हमको, ट्वाइस NaCl, जिसको हम कहते हैं आयनिक क्रिस्टल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, आयनिक क्रिस्टल भी। अब देखो क्यों हम इसको आयनिक कह रहे हैं, ये भी आप समझ लो थोड़ा सा। अगर आप, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूं बेटा, देखो एक तुमने शायद 9th में पढ़ा भी होगा, एक अस्टक नियम। अस्टक नियम किसे कहते हैं? तो अस्टक नियम, अस्टक नियम क्या होता है? कोई भी तत्व, समझ लो बच्चों, कोई भी तत्व इस ढंग के स्ट्रक्चर को, सिर्फ हीलियम को छोड़ करके, हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैसों की बात कर रहा हूं मैं। देखो ये हमारे पास अक्रिय, क्यों हम इनको अक्रिय गैस भी कहते हैं ये भी समझ लो। अक्रिय गैस जिसको हम कहते हैं जीरो ग्रुप, शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं, इनको अक्रिय गैस भी कहते हैं। तो देखो इसमें क्या, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन, ये मुख्य रूप से हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन, ये हमारे पास अक्रिय गैसें हैं। तो देखो बच्चों इनमें क्या होता है अक्रिय गैसों में, देखो ये जो अक्रिय गैसें हैं, माना मैं बात कर रहा हूं तो ये आर्गन की ही बात कर रहा हूं, तो ये किस ढंग का अंतिम, इसकी जो अंतिम कक्षा होगी इस ढंग के इलेक्ट्रॉन होंगे, हीलियम, क्रिप्टॉन 2, 8 और 8। तो इस ढंग की संरचना को प्राप्त करने के लिए, इस ढंग की संरचना को प्राप्त करने, अक्रिय गैसों के समान संरचना को प्राप्त करने, या ऑक्टेट नियम, मतलब अपनी अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए कोई भी तत्व 3 प्रकार से संयोजन करता है। संयोजक 3 प्रकार से, देखो संयोजकता 3 प्रकार से करता है, संयोजकता 3 प्रकार से करता है वो। देखो अब इसको मैं बहुत जनरल, क्योंकि आप बहुत शॉर्ट में आपको समझाऊंगा 3 प्रकार से। पहली चीज, पहले में होता है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान से, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने से और देने से। दूसरे प्रकार का होता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। और तीसरे प्रकार का होता है एक तरफा साझेदारी से, एक तरफा साझेदारी से।
ये 3 प्रकार से ऑक्टेट नियम को फॉलो कर सकता है कोई भी तत्व। ठीक हो गया। अब देखो हमें यहां पर अगर हम धातु और अधातु की अभिक्रिया करें, हम कह रहे हैं आयनिक यौगिक मिलते हैं, जिनको हम लवण भी कहते हैं, आयनिक यौगिक मिलते हैं। और ये 3 प्रकार से करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, और एक तरफा साझेदारी से। शॉर्ट में समझा देता हूं मैं। माना मैं ये कह रहा हूं हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनों की आदान प्रदान किया। कैसे किया मैं अभी इसको समझाऊंगा आपको। साझेदारी, माना जैसे हम कह रहे O ये जब बनते हैं ये बराबर के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। और देखो O3 की अगर मैं बात कर रहा हूं, O3 की मैं अगर बात कर रहा हूं, ओजोन, तो देखो कैसे बनता है, दोनों में तो साझेदारी होती है। अब इस तीर का मतलब है कि इस ऑक्सीजन ने, जो हमारे पास ये वाला ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन ने अब इस ऑक्सीजन को बाहरी कक्षा को पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, पर इससे लिए नहीं है। इसको दिए हैं पर इससे लिए नहीं है। तो इस प्रकार की साझेदारी को हम कहते हैं एक तरफा साझेदारी, या इसको हम देखो, अब इनको हम संयोजकता के नाम से भी जानते हैं। जहां इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है उसको कहते हैं हम वैद्युत संयोजकता। क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजकता। जहां पर साझेदारी होती है वहां पर उसको कहते हैं हम सह संयोजकता। सह संयोजकता। और जहां पर एक तरफा साझेदारी होती है इसको कहते हैं हम उप सह संयोजकता। उप सह संयोजकता। 3 प्रकार से, जो मैं ऑक्टेट नियम की बात कर रहा हूं कि अपनी बाहरी कक्षा को पूर्ण करने के लिए जो अष्टक नियम है, तो ये 3 प्रकार से जो है कोई भी तत्व क्या कर सकता है, अपनी बाहरी कक्षा को पूर्ण कर सकता है। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं NaCl की। तो देखो हम इनको कभी कभी क्या आपने किताबों में देखा होगा, इस NaCl को हम वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं। देखो क्या कहते हैं इसको, वैद्युत संयोजक यौगिक। वैद्युत संयोजक यौगिक भी इसको कहते हैं। देखो अब क्यों कहते हैं इसको वैद्युत संयोजक यौगिक। देखो बच्चों, मुझे आप लोग क्लियर, देखो ये सोडियम है। सोडियम के कितने परमाणु क्रमांक होता है? 11 होता है। सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। तो देखो 2, 8 और 1। और Cl कितना होता है? 17। 2, 8 और 7। तो ऑक्टेट नियम मतलब इस ढंग का संरचना 2, 8 और 2, 8, 8 की संरचना कब प्राप्त करेगा वो? जब वो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, है ना। तो इसकी बाहरी कक्षा भी पूर्ण हो जाएगी और इसकी बाहरी कक्षा भी पूर्ण हो जाएगी। लेकिन यहां पर सिचुएशन क्या होगी, इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इस ढंग से देखो, धातु एवं अधातु की अभिक्रिया हम कराएंगे तो हमेशा हमको कैसे यौगिक मिलते हैं? वैद्युत संयोजक यौगिक मिलते हैं। और कैसे मिलते हैं वो? इस प्रकार की संयोजकता को, जहां पर एक परमाणु को देता है और एक इलेक्ट्रॉन को, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इस प्रकार के संयोजकता को हम कहते हैं वैद्युत संयोजकता। और इस प्रकार से बने हुए यौगिकों को हम क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रकार के यौगिकों को? वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं इनको। तो देखो अब इस ढंग से ये बन गया हमारे पास धातु एवं अधातु की अभिक्रिया करने के बाद हमें हमेशा क्या मिलते हैं? आयनिक यौगिक मिलते हैं। ठीक है। अब इस आयनिक यौगिक के कैरेक्टर हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज मुझे लगता है कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद।